हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये सीडीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है। इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है सीडीपी का। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिएगा, या मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें 30 प्रश्न रहने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज जो क्लास रहने वाला है ये आपका 30 नंबर का रहने वाला है, यानी 30 प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर नॉट पूछेगा तो आपको ये एग्ज़ाम में ध्यान देना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो वहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे सही नहीं पूछा है या सही पूछा है। ठीक है ना, तो नहीं और सही पे ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके जो है आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होना शुरू हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया, उसके बाद आप बुकलेट में देखेंगे, जब वहाँ पे आप गोला भरते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप देखिए कि किस गोले में आप भर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, पूछा है इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो ये बात तो सही है। ठीक है ना, फिर आपका है कि विकास अनुशीलन एक विकास अनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। ये बात भी सही है। विकास सामाजिक, सांस्कृतिक और परिप्रेक्ष्य में होता है। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने कहा कि विकास एक धारणीय और एक आयामी है, ये बात यहीं पे गलत हो गई, और यही बात आपकी यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमसे नॉट पूछा था तो हमें नॉट का आंसर नॉट में ही देना था, नेगेटिव में ही देना था। ठीक है ना, तो ये एक धारणीय नहीं होता है, बल्कि बहुआयामी होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका, देखिए विकास के जो सिद्धांत है ये इतने हैं, 9 हैं, आप ध्यान में रखेंगे। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परिमार्जित का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, वंशानुक्रम और आपका वातावरण की अंतःक्रिया का जो सिद्धांत होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। चक्राकार गति का सिद्धांत होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है, शीर्षगामी सिद्धांत किस क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है ना, तो ये आपका शीर्षगामी जो सिद्धांत है ये पूछा है किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र पर लागू होता है। गामक विकास पर, भाषा विकास पर, या संज्ञानात्मक विकास पर। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गामक विकास। जो आपका मोटर डेवलपमेंट है ये शीर्षगामी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। तो जो संवेदनशील अवस्था होती है ये आपका प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है ना, भाषा के विकास पे पूछा है, इसलिए आपका जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है ये आपका संवेदनशील अवस्था होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे अगर अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो ये प्रारंभिक सामाजिकरण कहलाता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो परिवार क्या है, स्टार्टिंग का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो फैमिली होती है। ठीक है ना, फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आपका आस पड़ोस के आ जाते हैं। ठीक है ना, खेल के मैदान आ जाता है, साथी आ जाते हैं, ये आपके सेकेंडरी में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना, किसके, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। तो ये पारंपरिक जो चरण होता है, ठीक है ना, कन्वेंशनल जो स्टेप है, जो स्तर है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य होता है ये पारंपरिक चरण पर आधारित होता है। ओके, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो ये पियाजे के अनुसार पूछा है। तो कोई भी नई ज्ञान अगर पुराने ज्ञान के में आप शामिल करते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ पहले से आ रही है लेकिन उसी से रिलेटेड आपको कुछ और नई जानकारी मिल गई, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसमें एसिमिलेशन कर लेते हैं, आत्मसातकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसिमिलेशन हो जाता है, आत्मसातकरण कर लेते हैं खुद को, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का जो संरक्षण है, प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, कि वो शब्दों का प्रयोग तो कर ले रही है, शब्द वस्तुओं के प्रतीक भी कर ले रही है, लेकिन उसको तर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है ना, मतलब उसका क्रमबद्धता नहीं कर पा रही है, तर्क कर ले रही है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया? तो ये आपके दिया है लेव वाइगोस्की ने, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ZPD का सिद्धांत ये लेव वाइगोस्की के अनुसार दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा इनके अनुसार क्या कहना है कि बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो वो बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है? तो अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। तो ये जो है लेव वाइगोस्की के अनुसार है कि अधिगम एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा सा फास्ट लेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो ये निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का हो जाएगा, या फिर आपका यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये सबसे अच्छा यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना जरूरी है, ठीक है ना। यानी सिर्फ केवल अधिगम के मूल्यांकन पर बल नहीं देना है, बल्कि अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या फिर वाइगोस्की सांस्कृतिक सिद्धांत? तो इसमें पियाजे का हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? निगेटिव पूछा है। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, या फिर कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, या फिर जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, या इनमें से क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो यहाँ पे जो बात करें यहाँ पे तो अलग अलग बैठने की जो व्यवस्था है ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। सेपरेट सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो नहीं करना चाहिए बालक बालिकाओं का। तो हमसे उचित नहीं पूछा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, ठीक है ना। उसका पिता क्या है, बढ़ई है, उसकी दुकान में सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी टुकड़ों को अपनी पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में ही EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की का सामना करने में असमर्थ है, ठीक है ना। यानी गणित में वो विफल हो रही है, यानी उसके गणित में वो कमज़ोर है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसमें पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। देखिए निगेटिव तो बिल्कुल बच्चों को नहीं बोलना है, ठीक है ना, नहीं तो आपकी ही नौकरी जाएगी। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय
अनुभव का समायोजन करना चाहिए और ये आपका बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ध्वनि लय। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, अच्छा वही स्लाइड दोबारा आ गया है, ठीक है ठीक है। देखिए, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? तो ये अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक या स्थानिक, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाषिक, लिंग्विस्टिक हो जाएगा आपका, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक। अगला प्रश्न है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो इसमें जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होता है, जो सहयोगी प्रयोजित कार्य होता है, जो बच्चों को साथ में प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो बेस्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? यानी सतत का क्या मतलब है? यहाँ पे अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना या उनकी सहायता करना, या इनमें से अंक ग्रेड की बात नहीं करनी है और निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, या इसमें समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहार की योग्यता का मापन करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो ए है ये मुझे पॉजिटिव दिख रहा है और यहीं पे हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो प्रवीणता, मास्टरी ओरिएंटेड अभिमुखी, यानी मास्टरी ओरिएंटेड प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए उनके लिए, ठीक है ना, उनको उस पर प्रोत्साहित करना चाहिए। असफलता से बचने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि तुम असफलता से बचो या असफलता को स्वीकार करने का लक्ष्य बनाए, आत्म पराजित लक्ष्य, तो ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, इसीलिए ये आपका प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? तो भेदभाव करना चाहिए नहीं, मानकीकृत बिल्कुल नहीं, स्टैंडर्डाइज तो बच्चों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करना चाहिए। समावेशन जो इंक्लूसिव जो क्लास होती है उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं, उन सभी बच्चों को उनके लेवल पे एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि जो है उन्हें स्टैंडर्डाइज करें या फिर आप उन्हें क्या करें, भेदभाव करें उनके साथ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है यानी कम दिखाई देता है, उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे हम, उसे एक अलग संस्थान में ऐसा करेंगे तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले, ठीक है ना, ये पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके। तो सी और डी में आपका जो ऑप्शन रहने वाला है, हमें बच्चे को जूझाना नहीं है बल्कि समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले एक नियमित स्कूल में उसे डालना होगा, जहाँ पे हर तरह के बच्चे होंगे, वहाँ पे जो है इंक्लूसिव क्लास होगी, ठीक है ना, हर तरह के बच्चे होंगे, भेदभाव का कोई बात नहीं होगा, तो उसमें बच्चा अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? तो कल्पनाशील उत्तरों की स्वीकारना, या फिर विचार मंथन पर बल देना, अभिसारित चिंतन पर बल देना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग तो होनी चाहिए। विचार मंथन पर बल देना, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ना, यानी इसमें आपका एक और है असहमति के प्रति सहनशीलता, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे अभिसारी चिंतन नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका एक स्वर चिंतन यानी आत्म विमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, उसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो निगेटिव हमें देखना है। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। बच्चे को
कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना चाहिए। ये बात भी सही है, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए, तो विशिष्ट स्कूल में बच्चे को नहीं भेजेंगे आप। या फिर सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो यहाँ पे जो सी और डी में ऑप्शन है तो आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना, सी सही हो जाएगा, आप उसे विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजेंगे। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करेंगे आप, कभी भी अनुमति नहीं, ये निगेटिव है, सजा देंगे, तो आप उसको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। ओके, अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय को कथन से है, तो कथन और कारण का आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विद्यालय को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। क्या? क्योंकि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक है। तो क्या यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे जो बात है इनकी दोनों बात सही है और जो आर है वो एक ही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है आपका, एक विशेष विद्यालय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ये संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट मैप कहलाता है, संकल्पना मानचित्र। अगला प्रश्न है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, जो अंदर से मोटिवेशन देता है, ठीक है ना। तो 90% रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उससे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने की बात की, तो ये बाहरी मोटिवेशन हो जाता है, ठीक है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने नहीं देंगे, ये भी बाहरी मोटिवेशन है। फिर आपका रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहते हैं। ये भी हम इसे होल्ड रखेंगे, लेकिन ये भी आपका बाहरी मोटिवेशन है। अब डी हमारा बचता है और यहाँ पे है अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है, बहुत रुचि की आ जाती है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? निगेटिव पूछा है तो हमें निगेटिव पे ध्यान है। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना, ये बात सही है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, या कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो ये बात आप नहीं करेंगे, बाकी तो पॉजिटिव है, लेकिन आप बच्चे का किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण कर रही है, ठीक है ना। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से अलग कर देगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देगी, ऐसा नहीं है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देगी, इसे हम होल्ड रखेंगे। फिर आपका है त्रुटि को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती है, और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण के लिए नहीं, वेदन और अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस एंड ड्रिल के लिए। तो ड्रिल तो हमारे लिए जो है आपका निगेटिव है, ड्रिल जहाँ पे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सम प्रत्ययी समझ के लिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो व्याख्या और प्रत्यक्ष अनुदेशन के द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास के द्वारा, या फिर जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, जब वो चाहते हैं तब वो अच्छे से सीख पाते हैं। लास्ट प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न कार्य की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने के लिए स्वतंत्रता देना, किसको बढ़ावा देने के
एक विधि है। तो ये यंत्रवत अधिगम, नो। रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं करवानी है। कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक नहीं, खोज डिस्कवरी पे आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। अधिगम डिस्कवरी पे आप ध्यान देंगे, डिस्कवरी को बढ़ावा देता है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सभी तक पहुंचाइए। और क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टीचिंग संस्था, या फिर आप जाके टेलीग्राम पे टीचिंग संस्था सर्च करेंगे और सेम जो लोगो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहा है वही लोगो सेम वहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ से आप क्या करेंगे, ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।